नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में हड़प्पा शहर के अगले नगर के बारे में। अगले नगर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप वीडियो को जो है पूरा करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आपके क्वेश्चन इससे पहले एग्जामों में आए हुए हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आप जो है हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीन को जो है हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिएगा और ईयरफोन लगा के जो है पूरे वीडियो का लाभ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर अगर आपको ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप ये मत कहना कि रजत ने आपको बताया नहीं। तो देखिएगा कि कालीबंगा पे बात करने से पहले हम थोड़ा पिछले वाले वीडियो के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि धान के सच कहाँ मिले थे। इस चीज़ का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। तो देखिएगा, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये लास्ट में क्वेश्चन मिला होगा। देखिएगा, जब भी धान के सच के बारे में बात की जाती है तो धान के सच हमको कहाँ से मिले थे? हड़प्पा नगर से। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धान के सच कहाँ मिले थे, तो धान के साक्ष्य हमको मिले थे हड़प्पा नगर में। हड़प्पा नगर में भी कहाँ पे मिले थे? तो जो हमने ईंटों का चबूतरा पढ़ा था, तो ईंटों के चबूतरे पे हमको किसके साक्ष्य मिले थे? अनाज के साक्ष्य मिले थे। और अनाज में भी कौन से अनाज के? धान और जौ के। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। कालीबंगा पे बात करेंगे तो कालीबंगा पे बात करने से पहले थोड़ा कालीबंगा के इतिहास को जान लेते हैं। कि कालीबंगा के इतिहास के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या कालीबंगा को जानते हैं तो उससे पहले देखिएगा कि जब बात की जाती है भारत के पार्टीशन की, कि भाई हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई 1947 से पहले, या जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा नगर हमको कहाँ मिले थे? पाकिस्तान में। तो जब 1947 में पार्टीशन हुआ, तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान में। अब भारत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से कैसा देश हो गया था? गरीब देश। तो 3 लोग थे राजस्थान के। देखिएगा, राजस्थान के 3 लोग कौन कौन थे? राजस्थान के 3 लोग थे बीबी लाल, अमलानंद घोष और तीसरे व्यक्ति थे बीके थापर। ये तीनों लोग कहाँ के थे? राजस्थान के। अब जब भारत सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से गरीब देश हो गया, तो 3 लोग थे राजस्थान के। और राजस्थान के लोगों की एक प्रकृति होती है, भैया वहाँ रेत के अलावा कुछ होता तो है नहीं, तो इन लोगों के पास काम धंधा कुछ था नहीं। तो इन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थल खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों लोग लग जाते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थल खोजने के लिए। तो तीनों लोग जब लगते हैं, तो तीनों लोग लगने के बाद क्या होता है कि 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा क्या किया जाता है? एक नया सिंधु घाटी सभ्यता का नगर खोजा जाता है। अब नया नगर खोजा जाता है तो बात आती है इसका नाम क्या रखें? तो अमलानंद घोष जो है इसका नाम रखते हैं कालीबंगा। अमलानंद घोष के द्वारा इस नगर का नाम क्या रखा जाता है? कालीबंगा। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के पास सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी नगर नहीं बचा। तो उसके बाद राजस्थान के 3 लोग थे बीबी लाल, अमलानंद घोष और बीके थापर। इन तीनों लोगों ने मिलके क्या काम स्टार्ट किया? सिंधु घाटी सभ्यता के नए नगर भारत में खोजना प्रारंभ किया। तो अमलानंद घोष ने सबसे पहले एक नगर खोजा जिसका नाम क्या रखा गया? कालीबंगा। तो कालीबंगा की जब भी बात की जाती है तो कालीबंगा के बारे में देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कि जब भी कालीबंगा की बात की जाती है तो कालीबंगा की खोज कब की गई? तो 1951 में। यानी कि भैया भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। और 1947 के बाद भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजे जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा था? आपका कालीबंगा। ठीक है भाई, खोजकर्ता कौन थे? तो देखिएगा, जब भी खोजकर्ता की बात की जाती है कालीबंगा के, तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष।
ठीक है भाई। कालीबंगा की जब भी बात की जाती है तो भैया कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की? अमलानंद घोष के द्वारा। बात आती भाई कि कौन नदी कौन सी थी, तो जब भी नदी की बात आती है तो नदी थी सरस्वती। कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ था? सरस्वती के किनारे। अब सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था? घग्गर। ठीक है भाई, याद रखिएगा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम सरस्वती के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था? घग्गर। इसकी जब खोज कर दी गई भैया बता दिया गया कि भाई सरस्वती नदी के किनारे था। उसके बाद बात आती है कि इसका उत्खनन किसके द्वारा कराया गया, कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं और यही पूछा जाता है आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर बताइए जो आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजा गया था। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर कौन सा था आपका? आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर था आपका कालीबंगा। कब खोजा गया? 1951 में। बात आती है उत्खननकर्ता की, तो उत्खननकर्ता की जब भी बात आती है तो उत्खननकर्ता में दो नाम आते हैं आपके, बीके थापर और दूसरे थे आपके, दूसरे व्यक्ति थे बीबी लाल। कि जब भी आपसे बात की जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा शहर का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया, तो बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा। कब कराया गया? 1961 में। कि 1961 में इस शहर का क्या कराया गया? उत्खनन कराया गया। बात आता है भाई, बात आती है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो जब भी आपसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है भाई, जब भी आपसे पूछा जाए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। उसके बाद देखिएगा कि भाई बात आती है कि कालीबंगा शहर कहाँ पे था आपका, कौन से राज्य में था? तो कालीबंगा की जब भी बात आती है तो कालीबंगा आपका कौन से राज्य में था? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका कुछ इतिहास कि भाई खोज कब की गई? 1951 में। खोजकर्ता कौन थे? नदी, उत्खननकर्ता और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। स्टेट कहाँ पे, कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में। बात आती है साक्ष्यों की, भाई साक्ष्य क्या क्या मिले, साक्ष्य क्या क्या मिले। तो भैया राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कौन सा जानवर पाया जाता है जिसको राजस्थान का जहाज कहा जाता है, मतलब सॉरी रेत का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले साक्ष्य किसके मिले? ऊंट और बैल के, ऊंट और बैल के। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे साक्ष्य के रूप में क्या मिलेगा? ऊंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बैल कि भाई जब हमने बनावली की बात की थी तो बनावली में सर्वाधिक खेती किसकी होती थी? भैया सरसों की। तो वहाँ पे खेती में किस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है? बैल का। यानी कि बैल भी क्या है? कृषि में यूज किया जाता था। उसके बाद जब बैल मिलेगा तो खेती की जाती थी, तो बैल के साथ क्या मिलने के चांस रहते हैं? हल के। तो यहीं पे हमको किसके साक्ष्य मिले थे? मिट्टी के हल के, मिट्टी का हल। तो मिट्टी के हल के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? कालीबंगा से। अब मिट्टी का हल, आप कहेंगे मिट्टी का हल कैसे? तो देखिएगा मिट्टी को जब हम एक मैंने आपको बात बताई थी मृदभांड। मृदभांड क्या होता है कि बेसिकली कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं। जब उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को हम आग में पका देते हैं, या मिट्टी के बर्तनों को जब हम आग में पकाकर लाल कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? टेरिकोटा कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये बात कि जब भी टेरिकोटा का बात आता है तो टेरिकोटा में आपको याद रखना है कि मिट्टी के बर्तनों को जब हम ईंट में लाल करके पका देते हैं तो उन्हीं बर्तनों को क्या कहा जाता है? टेरिकोटा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी का हल मिला था ये भी कैसा था? आग में पका हुआ था। कैसा था? आग में पका हुआ था। अब भैया यहाँ पे आग मिट्टी के हल से काम चल जाता होगा। भैया राजस्थान में ज़मीन कौन सी होती है? बालू होती है, और बालू ज़मीन को जो है आप किसी भी चीज़ से जोत सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम करता था। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पे और किस चीज़ के साक्ष्य मिले? तो यहाँ पे एक साक्ष्य ये मिला था कि भैया बैल थे, बैल मतलब खेती होती थी। तो यहाँ पे जो है बस्तियाँ करने वाले लोग कौन होते हैं? किसान। अब किसानों के मकान कैसे होते हैं? कच्ची ईंटों से। तो यहाँ पे जो मकान मिले थे तो वो किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान थे। तो मकान कैसे मिले? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य हमको मिलते हैं कालीबंगा में। उसके बाद देखिएगा कि भैया जब मकान मिल गए तो मकानों में भी एक कंडीशन थी कि भाई प्रत्येक 3 घर में, प्रत्येक 3 घर के सामने एक क्या होता था? सामने एक कुआं होता था। ये क्वालिटी थी
कालीबंगा की कि भाई प्रत्येक 3 घर के सामने एक क्या रहेगा, कुआं रहेगा। मकान किससे निर्मित रहेंगे, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान रहेंगे। उसके बाद बात आती है भाई कालीबंगा में और क्या मिला था। तो जब भी बात आती है कालीबंगा की, तो कालीबंगा को ही भैया किसान रहते थे, तो किसान मतलब गरीब, तो गरीब को ही क्या कहा जाता है, दीनहीन कहा जाता है। तो कालीबंगा को ही किसकी बस्ती कहा जाता था, दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। कालीबंगा को किसकी बस्ती कहा जाता था, दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। ठीक है भाई, तो कालीबंगा को क्या कहा जाता था, दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा कि भाई यहीं पे भाई आपको मैंने पहले बताया था, वो एक बार जब मैंने आपके साथ जिक्र किया था लोथल शहर में, तो मैंने पंडित जी वाला किस्सा सुनाया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साथ हमको कहाँ मिले थे, लोथल में। तो भैया यहाँ पे किसान था, किसान का दिमाग वैसे भी खराब रहता है, तो जब दिमाग खराब रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा भैया, दिमाग का ऑपरेशन कराया जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे, 2 जगह। एक तो हमको कहाँ मिले थे, लोथल में, और दूसरी जगह कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। उसके बाद देखिएगा कालीबंगा की जब भी बात की जाती है, कालीबंगा की जब भी बात की जाती है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के सवादान पाए जाए, 3 प्रकार के सवादान पाए जाएंगे, 3 प्रकार के सवादान पाए जाएंगे। देखिएगा कौन कौन से 3 प्रकार के। सबसे पहले बात की जाती है, देखिएगा जब 3 प्रकार के सवादान की बात की जाती है, तो पहला प्रकार देखिएगा, पहला तो होता था पूर्ण सवादान, सॉरी पूर्ण, सबसे पहले बात की जाती है आंशिक सवादान की, आंशिक सवादान। आंशिक समाधान में होता क्या था कि भाई जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होने के बाद क्या होता था, उसकी डेड बॉडी को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता था। फिर जानवर आते थे, जानवर खाएंगे, तो जो भी कुछ अंश बच जाता था जानवरों के खाने के बाद, उस अंश को क्या किया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, आंशिक समाधान, कि मतलब कुछ हिस्सा बच गया, उसको हमने क्या कर दिया, दफना दिया। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, आंशिक समाधान कहा जाता था। उसके बाद दूसरा देखिएगा, उसके बाद होता था भैया कि आंशिक समाधान, और आंशिक समाधान के बाद दूसरा होता है समाधान, सॉरी दाह संस्कार, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार की जब भी बात की जाती है, तो दाह संस्कार में आपको याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, तो उसकी डेड बॉडी को जला देते थे, जलाने के बाद उसको छोड़ देते थे, मतलब पूरी तरीके से जलाने के बाद। जैसे आजकल जो है हिंदू धर्म में क्या होता है कि भाई डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, दाह संस्कार। तो दूसरे टाइप का ये हो गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा होता था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान का मतलब कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उसकी पूरी डेड बॉडी को ले जाके कहीं पे दफना दिया जाता था। तो इस तरीके के समाधान जो है हमको कहाँ मिले, कालीबंगा में। उसके बाद देखिए भाई विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले। तो जब भी बात की जाती है विश्व में सबसे पहले भूकंप के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा गया है, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य हमको कहाँ मिले, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा में। ठीक है भाई, ये दोस्तों याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य हमको कहाँ मिले, कालीबंगा में। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट कि एक व्यक्ति थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। या आपसे पूछा जाए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा था, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था। ये कुछ पॉइंट्स थे कालीबंगा से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक बार फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि जब भी बात की जाती है कालीबंगा की, तो कालीबंगा में आपको याद रखना है कि कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। इसकी खोज कब की गई थी, 1951, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले खोजे जाने वाला नगर कौन सा था, आपका कालीबंगा। खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष। नदी को कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती का प्राचीन नाम घग्गर। उत्खननकर्ता की बात की जाती है तो उत्खननकर्ता में 2 व्यक्तियों का नाम आता है, बीके थापर और बीवी लाल।
कब उत्खनन किया गया? तो 1961 में। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है भाई साक्ष्य कि कालीबंगा में साक्ष्य क्या क्या मिले? तो देख लीजिएगा कि जब भी साक्ष्यों की बात की जाती है तो भैया राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, तो एक तो ऊँट के साक्ष्य मिले, और यहाँ पे सरसों की खेती होती है राजस्थान में सर्वाधिक, तो खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जानवर कौन सा था? बैल। तो ऊँट और बैल के साक्ष्य हमको कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा में। उसके बाद बात आती है भैया बैल मिला तो बैल के साथ हल भी मिलना चाहिए। हल, अब हल उस टाइम पे लोहा नहीं चलता था, तो उस टाइम पे लोग किसका? मिट्टी का हल बना के रखते थे, तो मिट्टी के हल के साक्ष्य हमको कहाँ मिले? कालीबंगा में। मिट्टी का हल भी पकी हुई मिट्टी का होता था, तो पकी हुई मिट्टी से बने बर्तनों को या किसी भी और औजार को क्या कहा जाता था? टेरिकोटा कहा जाता था। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी बात आती है भैया किसान लोग रहते थे, तो यहाँ पे इनके मकान किससे बने होंगे? कच्ची ईंटों से। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के साथ हमको कहाँ मिले? कालीबंगा में। मकान जो मिले थे उन 3 मकानों में से हर 3 मकानों में एक मकान के सामने क्या रहता था? कुआं रहता था। 3 मकानों में से एक मकान के सामने कुएं के साथ कहाँ मिले? कालीबंगा में। ईंटों से निर्मित मकान थे, इसलिए कच्ची ईंटों से निर्मित मकान थे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? गरीब मजदूरों की बस्तियां थी, इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। उसके बाद भैया किसान था, तो किसान का दिमाग ज़्यादा खराब रहता है, तो इसलिए उसकी खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, यानी कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साथ हमको कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। अब खोपड़ी का ऑपरेशन होगा तो आदमी मर सकता है। मरने में भी 3 कंडीशनें थी कि भाई सबों की प्रकृति के आधार पर उनको 3 भागों से बांटा गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसके सबको खुले में छोड़ दिया, जानवरों ने खा लिया, बचे उससे को दफना दिया गया, तो उसको क्या कहा जाता था? आंशिक शवादान। किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को जला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता था? दाह संस्कार। और तीसरा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर होता था तो उसकी पूरी डेड बॉडी को ले जाके कहीं दफना देते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? पूर्ण शवादान। उसके बाद बात आती है भैया कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले? तो विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमको? कालीबंगा में। उसके बाद दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई एक व्यक्ति थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये पूरा का पूरा कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाद बाकी एक क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा आप लोगों के लिए। आज का जो क्वेश्चन है वो है संदर्भ लिपि के साथ सबसे पहले कहाँ मिले? आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।